नमस्कार, रण क्षेत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। रण क्षेत्र यानी वो मंच जहां पर हम उन मुद्दों को लेकर आपके बीच लेकर आते हैं जिन पर खींची होती है तलवार की धार की लकीरें। और जब हम लकीरों की बात करते हैं तो इन दिनों भारत ने एक लकीर खींच दी है, लकीर ऑपरेशन सिंदूर की, जो भारत के लिए न्यू नॉर्मल हो चुका है। और इसीलिए भारतीय प्रधानमंत्री हर एक मंच पर लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए ऑपरेशन सिंदूर के मोमेंटम को लगातार बनाए हुए हैं। लगातार हर मंच से प्रधानमंत्री की तरफ से पाकिस्तान को दो टूक चेतावनी दी जा रही है कि भाई सुन लो पाकिस्तान, ये सुन लो कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर अब भी जारी है, हमने सिर्फ पॉज बटन दबा रखा है। अगर आतंकिस्तान अभी भी नहीं संभला, अगर अभी भी नहीं चेता, तो ये बटन कभी भी फुल ऑन हो सकता है। और ऐसे में भारत अपनी तैयारियों में पूरी मुस्तैदी भी दिखा रहा है। एक तरफ जहां हम अभी भी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लगातार ये कह रहे हैं कि ये हमारी न्यू नॉर्मल है, ये हमारी नीति का हिस्सा बन चुका है। ऐसे में 6 राज्यों में जो बॉर्डर्स के राज्य हैं, जब वहां पर मॉक ड्रिल की परिस्थिति बन रही है तो भी पाकिस्तान पसीने पसीने हो रहा है, क्योंकि बीती 7 मई को उसने देखा था कि मॉक ड्रिल के नाम पर हमने जो संदेश दिया था, उस संदेश के तहत ही हमने वो बड़ा काम किया जो आतंक के समूल विनाश की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यही वजह है कि पाकिस्तान थर थर कांप रहा है। पाकिस्तान की मीडिया में इसका जिक्र भी हो रहा है कि भाई मोदी को हल्के में मत लेना, मोदी वो कर सकता है जो कभी पाकिस्तान ने सोचा भी नहीं था। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान की आवाम तो ये बात समझ रही है, लेकिन पाकिस्तान की हुक्मरान और पाकिस्तान की सेना एक बार फिर से गीदड़ भभकी देती हुई नजर आ रही है। आसिम मुनीर का बयान तो आपको याद ही होगा, जगलर वेन की बात कर रहे थे और जगलर वेन पर हमने कैसे हाथ रख दिया, कैसे हमने दबा दिया, ये पाकिस्तान को समझ में आने लगा है। इंडस वाटर ट्रीटी 1960 जो अभी भी रद्द की गई है, अभी भी इस पर कोई भी ज्यादा भारत की तरफ से कोई स्पष्टता नहीं दी गई है। स्पष्ट शब्दों में भारत की तरफ से यह कह दिया गया है कि ये जो समझौता है तब तक रद्द रहेगा जब तक पाकिस्तान आतंक को पालने की जो उसकी कहानी है उसे खत्म नहीं करेगा। इन सब के बीच शहबाज शरीफ, जो उनके अपने चहेते देश हैं, जो उनके लिए सपोर्टिंग सिस्टम का काम करते हैं, जिन्होंने ऑक्सीजन देने का काम किया था इस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, उन देशों का दौरा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई सिंधु जल समझौता पर वो भारत को रेड लाइन क्रॉस नहीं करने देंगे। गाजा संकट से तुलना कर रहे हैं, कह रहे हैं गाजा में जिस तरीके से हथियारों के बल पर जो दुनिया परिस्थिति देख रही है, जो संकट देख रही है, वही संकट अब पानी के माध्यम से पाकिस्तान में देखने को मिलेगा। भारत ने पानी को अपना हथियार बना लिया है और धमकी भी दे रहे हैं कि वो रेड लाइन क्रॉस नहीं करने देंगे। अब सवाल ये है कि ये धमकी है या डर है? क्या पाकिस्तान खौफ में आ चुका है? क्योंकि हमने तो अपनी नीति निर्धारण कर ली है, हमने अपनी नियति भी तय कर ली है, हमारी नियत भी आतंकवाद के खात्मे को लेकर स्पष्ट हो चुकी है। दुनिया भर के मुल्क भारत के साथ आकर खड़े हो रहे हैं और ऐसे में ये माना जा रहा है कि मोदी की गोली और पानी की चोट, सेना की गोली और पानी की चोट, यही है आतंकिस्तान की तबाही का मंत्र। और इसीलिए क्या खौफ में है पाकिस्तान? करेंगे आज इस पर खुलकर बात। कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे आज के खास अतिथि, कराऊंगे उनसे आपका परिचय। लेकिन सबसे पहले वो टीजर रिपोर्ट जो आपको बताएगी कि किस तरीके से पाकिस्तान भारत की नीति से, भारत की दहाड़ से, भारत की गर्जना से थर थर कांप रहा है। भारत की गोली और मोदी की बोली की गूंज इन दिनों दूर तलक सुनाई दे रही है और आलम यह है कि पाकिस्तान थर थर कांप रहा है। गुजरात की धरती से जब हमारे प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान को सीधा चैलेंज देते हुए कहा, सुख चैन से जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। इस बयान की गूंज ने पाकिस्तान को कांपने पर मजबूर कर दिया।
पाकिस्तान को आतंक की बीमारी से मुक्त करने के लिए पाकिस्तान के अवाम को आगे आना होगा, पाकिस्तान के नौजवानों को आगे आना होगा। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मोदी का ये वही बयान है जिसने इन दिनों पाकिस्तान की पैंट गीली करके रख दी है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये खुद वहां की आवाम कह रही है। ये बात खुद पाकिस्तान की मीडिया चीख चीख कर कह रही है कि मोदी को हल्के में लेना मौत के बराबर है। पाकिस्तानी आवाम रोटी खा लें वरना मेरी गोली तो है। हमने पहले भी सुनवाया लेकिन दोबारा सुन लेते हैं। पाकिस्तान को आतंक की बीमारी से मुक्त करने के लिए पाकिस्तान के अवाम को आगे आना होगा, पाकिस्तान के नौजवानों को आगे आना होगा। सुख चैन की जिंदगी जियो रखा है, वहां पसीना छूट रहा है। भारत का वाटर बम पाकिस्तान पर भारी पड़ चुका है। सिंधु जल समझौते पर पाकिस्तान की सांसें फूल चुकी हैं। भारत ने पाकिस्तान पर जो वाटर बम मारा उससे पाकिस्तान में हड़कंप है। सिंधु जल समझौते का असर पाकिस्तान कितना झेल रहा है, इसकी गवाही संसद में खड़े होकर खुद पाकिस्तानी सांसद सैयद अली जफर ने दे दिया है। तो जो हमारी क्रॉप्स हैं, जो हमारी फसलें हैं, वो इस पानी पे डिपेंड करती हैं। हमारे जितने पावर प्रोजेक्ट्स हैं, जितने डैम्स हैं, वो इसी पानी के ऊपर बने हुए हैं। तो इसलिए अगर ये हम इसको हम समझते हैं कि ये एक वाटर बॉम्ब हमारे ऊपर पड़ा हुआ है जिसको हमने डिफ्यूज करना है, इसको खत्म करना है। सिंधु नदी को लेकर पाकिस्तान की सांसें अटकी हुई है। पूरा पाकिस्तान पानी के लिए त्राही करने लगा है। शहबाज शरीफ तुर्की से लेकर ईरान तक और अजरबैजान से लेकर तजाकिस्तान तक मुस्लिम देशों के सामने गिड़गिड़ा रहा है। इसका ताजा उदाहरण तब देखने को मिला जब तजाकिस्तान के एक सम्मेलन में शहबाज शरीफ ने भारत को गीदड़ भभकी देते हुए कहा कि वो पाकिस्तान भारत को रेड लाइन क्रॉस नहीं करने देगा। सिंधु जल समझौते पर भारत की सख्ती से उधर शहबाज और इधर मुल्ला मुनीर की छटपटाहट साफ दिख रही है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने अपने सूखे हुए गले से भारत को फिर से गीदड़ भभकी देने की कोशिश की है। India's unilateral and illegal decisions to hold in abeyance the Indus Water Treaty, which governs the sharing of the Indus Basin's water, is deeply regrettable. Millions of lives must not be held hostage of narrow political gains, and Pakistan will not allow this, never will not allow the red line to be crossed. लेकिन गले की नस किसकी दबी है, ये तो पूरी दुनिया देख रही है। सिंधु जल समझौता रद्द होने से पाकिस्तान की सांसें अटक गई हैं। अभी तो सिंधु का पानी रुका नहीं है जब पाकिस्तानी फौज आतंकियों की भाषा बोलने लगी। सोचिए अगर सिंधु का पानी रुक गया तो पाकिस्तान में पानी के लिए त्राहिमाम मच जाएगा। तो अब तो पाकिस्तान को भी समझ में आने लगा है कि जगलर वेन जब दबती है तो क्या होता है। भारत ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। भारत बार बार ये कहता आया है और अभी भी उसी स्टैंड पर कायम है कि टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकती। और अब तो भारत ने आतंकवाद को लेकर ये जो नो मर्सी वाली पॉलिसी अपना ली है, जो ऑपरेशन सिंदूर हमारे लिए जो न्यू नॉर्मल बन चुका है, जिस ऑफेंसिव मोड में हम आ चुके हैं, उसने पाकिस्तान को और भी ज्यादा बैकफुट पर लाकर खड़ा कर दिया है। और ऐसे में जिस तरीके से शहबाज शरीफ गीदड़ भभकी दे रहे हैं या फिर गिड़गिड़ा रहे हैं, ये तय कर लीजिए, क्योंकि गीदड़ भभकी देने की तो अभी हैसियत अब उनकी रह नहीं गई है, लेकिन इसे गिड़गिड़ाहटी अगर समझे तो खुद वो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ये स्वीकार करते हैं कि भारत किस तरह से ताकतवर होकर उभर रहा है वैश्विक शक्ति के रूप में। आइए इसी पर हम शुरू करते हैं आज की चर्चा और स्वागत करते हैं आज के पैनलिस्ट का। आज कोई पॉलिटिकल बहस मुबाहिस नहीं होगी, आज तो खुलकर बात होगी पाकिस्तान की, आतंकिस्तान की और भारत के नए तेवर की। स्वागत है आप सभी का। हमारे साथ आज पैनल में है मेजर जनरल अनुज माथुर सर हैं। जय हिंद सर, बहुत बहुत स्वागत। साथ ही साथ हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट विंग कमांडर पुष्कर द्विवेदी जी भी जुड़ चुके हैं। जय हिंद सर, बहुत स्वागत है आपका भी। हमारे साथ जाने माने विदेश मामलों के जानकार हैं संजीव श्रीवास्तव सर जुड़ चुके हैं। जय हिंद सर, आपको भी बहुत बहुत स्वागत। और खास तौर से हमारे साथ
जुड़ रहे हैं, बलोच समर्थक हैं मेहरान मरी सर जुड़ चुके हैं। मेहरान साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है एंड थैंक यू, आपने समय निकाला हमारे लिए। मैं शुरुआत मेजर जनरल अनुज माथुर जी से करना चाहती हूं। सर, हम बहुत सारे इस तरीके के स्टेटमेंट्स लगातार देख रहे हैं 22 तारीख के बाद से, जो हमने एक्शंस लिए थे, जो हमारे स्टेटमेंट थे, जो हमारा स्टैंड था। अभी जिस तरीके से शहबाज शरीफ ये कहते हैं ताजिकिस्तान में जाकर कि भाई रेड लाइन क्रॉस नहीं करने देंगे हम, तो क्या ये मान लिया जाए कि वो खुद ही स्वीकार कर रहे हैं भारत की ताकत को, और भारत के लिए पानी ही अब उसका सबसे बड़ा हथियार बन चुका है? लवनी, देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि ये, और आपके दर्शक इसको अच्छे से समझें, ये जो हुआ है पिछले एक महीने में, वो उसको मैं अगर ये कहूं कि ये रेजर शार्प यूटिलाइजेशन, लेवरेजिंग ऑफ एस्केलेटरी लेडर, हमने ये जो ऑपरेशन इनके खिलाफ किया, ये जो हम न्यू नॉर्मल की बात कर रहे हैं, ये इसको मैं ये कहूंगी, हम जो न्यू स्ट्रेटेजिक रियलिटी, नई जो स्ट्रेटेजिक रियलिटी है, वो ये है कि हमने उनको ये बता दिया है कि हमने पिछले 30 सालों में कोई 500 बार उनको ये प्रूफ दे दिया, वो दे दिया। हताशा से हमने रिएक्ट किया था कि भाई अगर हम कुछ करेंगे तो वो एटॉमिक बॉम्ब चला देंगे वगैरह वगैरह। इस बार हमने उनको साफ कह दिया है, हम जानते हैं कि पहलगांव आपने कराया था और आपके लिए इसकी कोई इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं है, कोई किसी चीज की जरूरत नहीं है, और हम आपके आतंकवादी ठिकानों को मारेंगे, फुल स्टॉप। फिर हमने उनके ऊपर, देखिए, 3 प्रकार से युद्ध लावनी एक साथ होता है। पहला इकोनॉमिक फ्रंट पे, दूसरा साइकोलॉजिकल या मीडिया या इंफॉर्मेशन वॉरफेयर फ्रंट पे, और तीसरा होता है यूटिलाइजेशन, जो अपना काइनेटिक पावर का या जो मिलिट्री टूल है उसका। तो जब मैं ये कहता हूं कि हमने एक एस्केलेटरी लेडर का लेवरेजिंग बहुत सही प्रकार से किया, उसका मैं यही मतलब बताना चाहता हूं कि हमने पहले उनकी इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया या हेल्ड इन अबेंस कर दिया। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं लावनी, अगर ये नहीं भी हुआ होता ऑफ सिंदूर, या ये नहीं भी हुआ होता पहलगांव, तब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिल्कुल क्लियर थे। 2016 में उन्होंने कहा था कि जो इंडस वाटर ट्रीटी है ये सही नहीं है। उस समय के जो सर्कमस्टेंसेस थे वो पूरी तरह से बदल चुके हैं और हमें इसको रिव्यू करने की आवश्यकता है। अब हमने कह दिया कि अब आवश्यकता आप ढूंढिए, हमको जो करना था हमने कर लिया। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है जिसको जो हम बात कर रहे हैं, क्या होता है कि हम लोग पहले सिर्फ टेररिस्ट को चेज किया करते थे, अब हमने टेररिस्ट के ठिकानों को बर्बाद करना शुरू किया है। ये है न्यू नॉर्मल। जब हमने पहले, मान लीजिए, बॉम्बे ब्लास्ट हो गया, जयपुर ब्लास्ट हो गया, संजमान में मिलिट्री कैंप में घुस के उन्होंने परिवारों पर हमला कर दिया, कालूचक में हमला कर दिया, पठानकोट में कर दिया, हम लोग बैठे रहे, हताशा में बैठे रहे, अपने विवेक का इस्तेमाल हमने नहीं किया, अपनी शक्ति का। जो न्यू नॉर्मल है वो ये है कि आज हमारी सरकार, आज हमारा जो देश का नेतृत्व है, वो इस बात को समझ चुका है कि जो इन्वेस्टमेंट मिलिट्री कैपेबिलिटी में हमने किया है उसका भी प्रयोग किया जाना चाहिए। एटम बॉम्ब, न्यूक्लियर थ्रेट और नो न्यूक्लियर थ्रेट, और यही हमने उनको करके दिखाया है, क्योंकि वी आर ए वेरी प्रोफेशनल आर्मी। हमको पता है हमारी रेड लाइंस क्या हैं, हमको पता है हमें किस जगह तक जाकर के उन पे हमला करना है, और वो हमने करके दिखा दिया। उनके जो न्यूक्लियर आर्सेनल है उसको हमने हिला के रख दिया, उनके 11 एयरफील्ड्स को हमने बिल्कुल नेस्तनाबूद तो नहीं कहूंगा, उनको डिसफंक्शनल कंडीशन में ला करके छोड़ दिया। एयर डिफेंस को हमने खत्म कर दिया, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर को डिग्रेड कर दिया। बिल्कुल, यानी वी आर वेरी मच क्लियर अबाउट आवर ऑब्जेक्टिव्स। हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं हम उस पर क्लियर हैं, लेकिन पुष्कर जी, सवाल ये है कि पाकिस्तान अभी भी अपने ऑब्जेक्टिव पर क्लियर नहीं हो पा रहा है। देखिए, रोना वो पहले भी रो रहा था, रोना आज भी रो रहा है, कल भी उसके पास एक ही मुद्दा था, आज भी एक ही मुद्दा है, पनाह उसको आतंक को ही देना है। आप पूरे के पूरे अगर शहबाज शरीफ के स्टेटमेंट को आप सुने तो कहीं पर भी उन्होंने ये जिक्र नहीं किया कि आखिर भारत ने ये एक्शन किया तो क्यों किया। उस एक्शन के पीछे जो वो बात तो कर रहे हैं, गाजा से वो कंपेयर कर देते हैं और फिर पानी को हथियार बताते हैं, लेकिन ये नहीं बताते हैं दुनिया को कि भारत ने ये स्टेप आखिर लिया क्यों है। ये बताता है पाकिस्तान कि किस तरीके से अपने ऑब्जेक्टिव्स को छुपाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि हमने तो उसके ऑब्जेक्टिव क्लियर कर दिए हैं कि उसको तो सिर्फ आतंक को ही पालना है। पुष्कर जी,
जी बिल्कुल लावनी जी, देखिए पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट ही नहीं है, ब्यूरोक्रेसी में भी फेल है। ब्यूरोक्रेसी का एक साधारण सा नियम होता है कि संजीव सर भी इस बात को एग्री करेंगे कि कम बोलो और सोच समझ के बोलो। बिल्कुल। इनके बयानों से ही इनकी पूरी अंदर की कलई खुल जाती है। पानी को हथियार भारत ना बनाए, ये बयान जो उन्होंने दिया है, इससे उन्होंने ये अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को स्पष्ट कर दिया है कि हमारे पास शक्ति है, भारत के पास जल नियंत्रण है। नाउ दिस थिंग इज प्रूवन दैट वी आर द बॉस ऑफ द वाटर एंड पाकिस्तान इज एक्सेप्टिंग दैट इंडिया इज द बॉस ऑफ द वाटर। और दूसरी बात, जिसे एक तरीके से हम सरल शब्दों में समझना चाहें कि एंटीसिपेटरी बेल लेने के लिए जैसे कोई दौड़ता है तुरंत कि उसको पता है अब होने वाली है अरेस्ट, अब एंटीसिपेटरी बेल ले लो, वैसे ही अब वो जानता है कि जल्दी ही अगर वो नहीं सुधरा तो पानी के स्रोतों पर काम होगा और सिंधु वाटर ट्रीटी को पूरी तरीके से लीगली भारत निरस्त कर सकता है। जो देखिए वियना कन्वेंशन ऑन द इंटरनेशनल ट्रीटी 1969, उसका आर्टिकल 60 और 61 इन परिस्थितियों में भारत को परमिट करता है पूरी तरीके से। तो उसे पता है कि भारत लीगली ये काम कर सकता है, यानी कि जल संकट उत्पन्न कर सकता है विद इन द एम्बिट ऑफ इंटरनेशनल लॉज। तो अब वो एंटीसिपेटरी बेल की तरफ इंटरनेशनल समुदाय से भीख मांग रहा है कि भाई भारत हथियार की तरह इसको यूज ना करे। तो देखिए ये तो पाकिस्तान का एक भिखारी जो स्टेट है पाकिस्तान, इनका ये नेचर है ही है। और इन्होंने जो ये बयान दिए हैं, प्लस राजनाथ जी के आप बयान और मोदी जी के बयान अगर आप पिछले सिर्फ 3 दिन के सुन लीजिए तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि जिसे कहते हैं हमारे यूपी में कहते हैं कि मार कम रहे घसीट ज्यादा रहे। तो हमारे मतलब एक तरीके से समझ लीजिए मजा ले रहे हैं। अभी कानपुर गए थे योगी जी, तो कानपुर की भाषा में ही मैं बोलना चाहूंगा कि वो चिकाई ले रहे हैं, मजा ले रहे हैं। अब हमारे नेता, हमारी लीडरशिप जो है वो पाकिस्तान से खिलौने की तरह खेल रही है। और अंतरराष्ट्रीय वर्ल्ड विदेश नीति में ये चीजें, सिग्नलिंग, जेस्चरिंग, शब्दों का चयन, ये देखा जा रहा है। अभी मोदी जी ने कानपुर में जो भाषण दिया उसमें उन्होंने कुछ यूपी के शब्दों का चयन किया और उससे पता चल रहा है कि मतलब तुम हमारे लिए आप खिलौने सरीखे हो गए हो। बिकॉज डिप्लोमेटिकली, मॉरली, इथिकली, मिलिट्रीली, हर तरीके से वी आर द बॉस नाउ। तो ये बहुत बड़ी सिग्नलिंग है और पाकिस्तान हड़बड़ाहट में जितना ज्यादा बोलेगा उतना ज्यादा अपने आप को, अपने रियल नेचर को एक्सपोज करेगा। बिल्कुल, रियल नेचर को एक्सपोज करने की जब बात आती है, बिल्कुल ठीक कहा आपने। मैं संजीव जी आपके पास आऊं उससे पहले मैं मेहरान साहब के पास जाना चाहती हूँ। देखिए एक बात तो तय है कि अब जो बात मेजर जनरल कह रहे हैं या जो बात विंग कमांडर पुष्कर जी कह रहे हैं कि इतना तो तय है कि हम अपने स्टैंड पर क्लियर हैं और अब हमारे लिए बिल्कुल अब पाकिस्तान से हम एक तरह से खेल रहे हैं और उसको हम इधर अपने लिए मॉक ड्रिल करते हैं, अपने आप को हम कहते हैं ना प्रैक्टिसिंग में हम उस मोमेंटम को बरकरार रखना चाहते हैं और पेशानी पर बल वहां पाकिस्तान को आ जाता है। रात रात में उनके यहाँ नींदें नहीं आती हैं, मीटिंग्स हो जाती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाती है। लेकिन इन सब के बीच क्योंकि आप बलोच समर्थक हैं, बलूचियों की आवाज जो हमेशा से ये कहती रही कि भारत को खुलकर बोलना चाहिए, क्या आप मान रहे हैं कि भारत ने एक राह तो खोल दी है? ये जो वाटर बम है क्या वो बलोचियों की आजादी का एक रास्ता तय करेगा? क्या ये जो एक्शन लिया जा रहा है ये बलोच हो या फिर सिंधी हो, उनके लिए एक आस जग चुकी है? भले ही कुछ शब्दों में ना कहा जाए, कुछ एक्शंस भी होते हैं एंड एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स कहा भी जाता है। मेहरान साहब सर अनम्यूट कर लीजिए प्लीज, आप शायद आप म्यूटेड हैं। मेहरान मरी साहब, हाँ ठीक है, बोलिए। हाँ अब बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। मैंने भारत तो बहुत बड़ा ताकत है, आप तो बिल्कुल इसके साथ खेलना चाहें तो इस खिलौने को एक दिन में तोड़ भी सकते हैं। इस खिलौने को अगर आप चाहें, लेकिन आप नहीं चाह रहे हो, हम भी इस खिलौने के साथ खेल रहे हैं। ये मुल्ला मुनीर और इसके जो पिट्टू हैं वो जो इतने दावे करते हैं कि 1500 बलोच हैं, ये कुछ भी नहीं कर सकते, 10 नस्लों तक कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बलोच अपने ख्वाहिश के मुताबिक शहरों को कब्जा करके दुनिया को मैसेज दे रहे हैं कि हम जो चाहें जब कर सकते हैं। हम एक साइजेबल केपेबल पावर है वहां पर, हम कोई मुट्ठी भर लोग नहीं है। बलूचिस्तान एक दहशतगर्दी का मरकज नहीं है नापाक जैसा। कल आपने वीडियो पे देखा होगा जब बलोच सरमचारों ने एक शहर को कब्जा किया, उधर क्या जुबिलेशन था। कुछ लोग बंदूक के साथ, सब उनके साथ आसपास घूमने, सेल्फी बना रहे हैं। ऐसा अरब स्प्रिंग वाला माहौल था। पूरा मुल्क इज डेस्परेट फॉर लिबरेशन
और इस टाइम इंडिया का रोल, पानी तो आपको रोकना ही रोकना है इसका 100%। वो तो नहीं खोले, लेकिन इंटरनेशनल सैंक्शंस लगवाएं इन पे, मिलिट्री सैंक्शन, इकोनॉमिक सैंक्शन, सारे सैंक्शन पे लगवाएं। इन भिखारियों पे तो ट्रेवल सैंक्शन लगना चाहिए, दहशतगर्दों पे, हर जगह दहशतगर्द थे, इनके नो फ्लाई जोन होने चाहिए पाकिस्तानी फौजियों के लिए। और ये नापाक जो पॉलिटिशियन 2 नंबर के रखे हुए हैं, इनको मुल्क से निकलने का इजाजत नहीं हो। आईसीजे में इनके खिलाफ, आईसीसी में इनके खिलाफ केसेस हो, जो इंटरनेशनल अगर अपने बॉर्डर से निकले अरेस्ट किए जाए इंटरपोल के जरिए से। ये इन पे फुल प्रेशर बिल्ड करना चाहिए। हम बहुत इजी ले रहे हैं इनको, ये मजे से घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, लंदन अमेरिका में हॉलिडे मना रहे हैं, फिर उधर जाके जीएचक्यू में बैठ के प्लानिंग करते हैं दहशतगर्दी का इंडिया में, बलोचिस्तान में, अफगानिस्तान में। इनके साथ हैवी हैंडेड आपको होना है। बिल्कुल आपने सही बात कही संजय जी, हेवी हैंडेड होने की जरूरत है। और सही बात है कि अगर हम जितने ज्यादा सैंक्शन की तरफ हम बढ़ेंगे उतनी ज्यादा पाकिस्तान की और कमर टूटेगी। और एफएटीएफ तो अब इसे लेकर अभी अगले ही महीने वो स्थिति स्पष्ट हो जानी चाहिए। हालांकि कोशिशें हमने तेज कर दी है, लेकिन इन कोशिशों को और ज्यादा बल देने की जरूरत है। संजीव जी। जी देखिए, पाकिस्तान आंतरिक रूप से इम्प्लोड करने की स्थिति में जा रहा है। और ये जो पाकिस्तान का जो इम्प्लोजन है वो उसकी जो प्रक्रिया है, मैं उसको तेज होते हुए देख रहा हूं। अभी जो पहलगाम का जो आतंकी हमला कराने की जो साजिश पाकिस्तान के मुल्ला मुनीर और उनके जो डीप स्टेट ने रची, उसके पीछे एक कारण ये भी था, बहुत बड़ा कारण था, कि जो पाकिस्तान की जो आंतरिक दयनीय स्थितियां हैं उससे वो पूरे पाकिस्तान की जनता का जो ध्यान है वो भारत के फ्रंट पर डाइवर्ट करना चाहते थे। और जिस तरीके से बीएलए, बीएलएफ, तहरीके तालिबान पाकिस्तान लगातार पाकिस्तान की सेना को टारगेट कर रहे थे और लगातार पाकिस्तान की सेना भारी दबाव का सामना कर रही थी। और वहां के सेना के अनेक जो सैनिक और अधिकारी नौकरियां अपनी छोड़ रहे थे। मुल्ला मुनीर जो अब फील्ड मार्शल मुनीर के तौर पर अपने आप को उन्होंने स्थापित किया है, जबकि वो एसेंशियली अगर देखें तो वो फील्ड मार्शल है। तो ऐसे में उनकी जो विफलताओं को लेकर के उनके ऊपर अनेक उनकी आलोचनाएं हो रही थी, उनके इस्तीफे की मांग भी चल रही थी। तो जाहिर है कि भारत के खिलाफ साजिश करके उन्होंने डाइवर्जनरी टैक्टिक्स के तहत अपनी जनता का ध्यान डाइवर्ट करने की कोशिश की। लेकिन इतना कहने के बाद मैं कहूंगा कि यदि कोई व्यक्ति जख्मी है तो उस जख्म का इलाज करने की बजाय उसका यदि वो कवर अप करने की कोशिश करे, उसको ढकने की कोशिश करे और ध्यान भटकाने की कोशिश करे, तो क्या उससे वो बीमारी दूर हो जाएगी? ऐसा नहीं होने जा रहा है। वो बीमारी और कहीं ज्यादा गहरी हो जाएगी, वो लाइलाज हो जाएगी। और पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं उन्होंने बलूच लोगों के ऊपर, पश्तून लोगों के ऊपर, सिंधी लोगों के ऊपर, हमारे कश्मीरी लोगों के ऊपर, सभी के ऊपर दमन, शोषण, बर्बरता, अत्याचार किए हैं और उनको सेकेंडरी ट्रीटमेंट दिया है। उनको बेसिक एमिनिटीज से वंचित रखा जाता है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का क्षेत्रफल के लिहाज से लावली जी सबसे बड़ा प्रोविंस है जो कि अकूत प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न है, लेकिन वहां के लोग जो है बेहद गरीब हैं। उनके साथ हर तरीके की बर्बरता, अत्याचार किया जाता है और इसके खिलाफ जब वो आवाज उठाते हैं तो उनका फोर्स डिसअपीयरेंस होता है। उनकी महिलाओं और बच्चों के साथ हर तरीके के अत्याचार किए जाते हैं। और जाहिर है कि ये जो बलूच लोगों का जो ग्रीवांस है वो बहुत ही गहरा है। दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहता हूं, हमारे बलूच भाई बैठे हुए हैं, कि बलूच लोगों की अपनी भाषा है, अपनी संस्कृति है, अपना इतिहास है, अपने कस्टम ट्रेडिशंस हैं। उसको भी पाकिस्तान की ये जो पंजाबी सुन्नी डोमिनेशन वाले हुक्मरान हैं उसको मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी जो आइडेंटिटी को बलूच आइडेंटिटी पर थोपने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको कि बलूच कभी भी स्वीकार नहीं करेगा, पश्तून इसे कभी भी स्वीकार नहीं करेगा, जो सिंधी है उसे स्वीकार नहीं करेंगे। तो ये मेरा स्पष्ट रूप से मानना है लावनी जी कि जो पाकिस्तान के हुक्मरानों की जो ब्लाइंड साइटेडनेस है, जो अंधदृष्टि है, वो पाकिस्तान को इम्प्लोड कर रही है, तो उनको आंतरिक रूप से कमजोर बना रही है, वल्नरेबल बना रही है। और ये जो पाकिस्तान है वो डिसइंटीग्रेशन की तरफ बढ़ रहा है, डिसइंटीग्रेशन की तरफ तेज गति से बढ़ रहा है। और जाहिर है कि ये जो डाइवर्जनरी टैक्टिक्स को करा करके भारत जैसी एक महाशक्ति के साथ इतना बड़ा चैलेंज मोल ले करके उन्होंने इस पूरे डिसइंटीग्रेशन के प्रोसेस को और अधिक तेज करने का ही कार्य किया है। क्योंकि ये आज का जो भारत है, ये मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि ये 26/11 वाला भारत नहीं है। ये प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व आज का भारत है। ये आज का भारत है जो अब डिफेंसिव नहीं ऑफेंसिव मोड में आ चुका है। अब मेजर जनरल अनुज जी, ये बात स्पष्ट है कि भारत
की जो अब नीतियां हैं वो आक्रामक हो चुकी हैं। और जैसा कि संजीव जी कह रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर तो खुद ही गृह युद्ध जैसे हालात बने हुए थे और अभी भी वैसे हालात बने हुए हैं, तो क्या ये सही समय नहीं है कि पाकिस्तान के इस जो स्थिति अंदर बनी हुई है उसको देखते हुए हम अपनी नीतियों में और ज्यादा आक्रामकता ले आए? जिन 3 नीतियों की आपने शुरू में बात की, पुष्कर जी ने भी बात की थी कि भाई कूटनीति भी हो गई, सैन्य नीति भी हो गई, हमने एक साइकोलॉजिकल वॉर भी दिखाया, यानी काइनेटिक और नॉन काइनेटिक जो हम कह रहे हैं, तो क्या इसमें हमें और भी ज्यादा आक्रामकता लाने की जरूरत है? और अगर आक्रामकता लाने की जरूरत है तो वो कौन कौन से स्टेप्स हैं जो हमें अब एक साथ उठाने की जरूरत है? केवल बयानों से काम नहीं चलेगा। जी, आपके शब्द से थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा, प्लीज डोंट माइंड दैट। आक्रामक नहीं है, हमारी नीति पॉजिटिव हुई है अभी। हमारी नीति जो पहले हताशा पर आधारित थी, हमारी नीतियां जो पहले इस बात पे थी कि हम इसको कहां से इससे बच के निकल जाएं, इस हादसे को किसी और जगह वो कर दें, वो नीति खत्म हुई है। हम लोग पॉजिटिवली आगे बढ़ रहे हैं। अगर आप कुछ करेंगे तो उसका एक बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा। ये जो इनके जो इंडस वाटर ट्रीटी है 1965 में समाप्त हो जानी चाहिए थी, जब पाकिस्तान ने आपके ऊपर हमला किया, हमने नहीं किया। ये जो नीति है वो परिवर्तन आया है, हमने ट्रेड बंद कर दिया, वो परिवर्तन आया है। तो ये मैं वजह बता रहा हूं कि ये बिल्कुल पॉजिटिव, एक बिल्कुल परफेक्ट रेजर शार्प नीतियां हमारी हो गई हैं। और अभी जो आप कह रही हैं बात बिल्कुल सही है लावनी, आपकी बात बहुत बिल्कुल परफेक्ट आकलन है कि अब हमको उस शार्पनेस को और शार्पन करने की जरूरत है। और हमें जो पाकिस्तान की परिस्थिति भी हो रही है उस परिस्थिति को बाकी दो नॉन काइनेटिक मेथड्स के साथ हमें उनको किसी ना किसी प्रकार से एक्सपोज करने की जरूरत है। जो प्रधानमंत्री का वो भाषण है मुझे बहुत ज्यादा अपीलिंग लगा, जहां उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की आवाम का काम है कि वो उठ करके सामने आए। ये पाकिस्तान में नुकसान हो रहा है। जो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था जो 1950-60 के दशक में हमारी अर्थव्यवस्था से दुगनी थी, आज वो कहां है, ये पाकिस्तान की आवाम को देखना है। जो उनकी परिस्थितियां उस समय बिल्कुल ठीक थी, आज उनकी क्या पाकिस्तान की आवाम की बात समझ रही है, इसीलिए तो फेस सेविंग करने के लिए मैं आप ही की बात को आगे बढ़ा रही हूँ कि फेस सेविंग करने के लिए तभी तो इनको ऐसे बयान देने पड़े थे, झूठा प्रोपेगेंडा करना पड़ा था, क्योंकि उनकी आवाम ने तो सच को पहचान लिया है। लेकिन अभी जो लावनी में बता रहा हूं, उनकी आवाम बिल्कुल जाग रही है उनको, क्योंकि आज की तारीख में जो ट्रांसपेरेंसी है, ट्रांसपेरेंसी की वजह से आप कितना भी प्रयास कर लें उसको कवर अप करने का, वो शायद आप कहीं ना कहीं नहीं कर पाएंगे। इवेंचुअली द ट्रूथ विल प्रिवेल। उसकी एक तो वहां की जो मीडिया है, जिस प्रकार के आप लोग हैं मीडिया, वहां का मीडिया जो है वो बहुत ज्यादा मुझे लगता है ISPR के हुक्मों पे चलता है और वो बिल्कुल फेयर नहीं है। उसकी वजह से पाकिस्तान की आवाम को नुकसान हो रहा है। एक छोटा उदाहरण मैं देना चाहूंगा कि किस प्रकार से उन्होंने बाकी पूरे जो सूबे हैं उनको दोयम दर्जे का ट्रीटमेंट दिया है लावनी। सब आपको मैं बताता हूं, मंगला डैम मीरपुर में है, झेलम नदी पे है, बिजली बनती है वहां पे। वो POJK में जिसको कि वो अपना कह रहे हैं हमारा जम्मू कश्मीर है, वहां पर बिजली बनाते हैं, वो बिजली पंजाब में जाती है और 5 गुना पैसे महंगी होकर के आती है और हमारे कश्मीरी भाइयों को वो 5 गुना महंगी जो कि उनकी जगह बनाई गई है वो महंगी मिलती है 1960। तो ये बातें वहां के लोगों को अब दिखाई दे रही हैं, उनको समझ में आ रही हैं और इसीलिए वहां पर चारों तरफ से तो हमारा काम है लावनी कि इन चीजों को एक्सपोज करें, वहां की जो आवाम है उसको ये समझाएं और ये बिल्कुल आपने ठीक कहा कि हम सच को और पाकिस्तान की हकीकत को एक्सपोज करें और जो वहां की आवाम है अगर वो पाकिस्तान के खिलाफ अगर उठ खड़ी हुई है तो हमें उनको भी आधार देना चाहिए, उन्हें भी उनके साथ मिलकर पाकिस्तान की हुक्मरान और पाकिस्तान की सेना का जो सच है वो सामने आना चाहिए। सर एक बहुत छोटा सा ब्रेक मुझे लेना पड़ेगा, बहुत देर से कहा जा रहा है, बहुत छोटा सा ब्रेक है, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि बड़ी चर्चा है। पाकिस्तान खौफ में है, हम खौफ में पाकिस्तान को लेकर आए हैं। याद रखिएगा हमारी सेना, हमारी जो देशभक्ति है वो पाकिस्तान को घुटने पर लेकर आई है और इसीलिए आगे हमें और क्या करना है इसी पर तो हम कर रहे हैं आज बात रणक्षेत्र में। तो भारत के एक्शन से पाकिस्तान घबराया हुआ है, बौखलाया भी हुआ है और इसीलिए गाहे बगाए इस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं जिन्हें हम तो गीदड़ भभकी कहेंगे और साफ तौर पर पाकिस्तान की घबराहट कहेंगे, क्योंकि भारत ने पाकिस्तान को उसकी असली औकात याद दिला दी है। मैं सीधे अपने पैनलिस्ट के पास चलते हुए पुष्कर जी, जो बातें मेजर जनरल अनुज जी कह रहे थे, एक बात तो तय है, देखिए पाकिस्तान की आवाम
ये बहुत क्लियर हो चुका है पाकिस्तान की आवाम को भी कि पाकिस्तान कहाँ स्टैंड करता है। वहाँ की मीडिया से भी हमने आपको अभी एक सेगमेंट अपने दर्शकों के बीच रखा था, मैं पुनः भी उसे फिर से रखूंगी कि आप देखिएगा कि वहां पर तो पैनलिस्ट भी स्वीकार कर रहे हैं कि हल्के में मत लेना भारत को, और खासतौर से भारत इन दिनों जिस नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है उस नेतृत्व को भी हल्के में मत लेना। लेकिन जिस तरीके से हमारा डेलीगेशन बाहर गया और कोलंबिया जैसे देश को भी अपना वहां पर रुख बदलना पड़ा, ये बताता है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी अब ये समझ रहा है कि पाकिस्तान को सिर्फ सख्ती की भाषा समझ में आती है। जब जब हम पाकिस्तान के साथ उसको हमने एक स्पेस दिया है कि अब सुधर जाएगा, अब सुधर जाएगा, पाकिस्तान संभला नहीं, वो सिर्फ सख्ती की भाषा समझता है। पुष्कर जी। बिल्कुल बिल्कुल लावनी जी, जैसे हम लोगों ने पहले की चर्चाओं में भी डिस्कस किया, जब ये आक्रमण एक दूसरे पे चल रहे थे भारत पाकिस्तान के, उस समय ही हमने देखा था कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का रुझान भारत की तरफ था, क्योंकि भारत के पास डिप्लोमेटिकली बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है और हमने इनफ प्रूफ्स दे दिए हैं। जो हमारे डेलीगेशंस जा रहे हैं, ये कुछ बातें तो मीडिया में आ रही है बाहर, लेकिन मैक्सिमम जो क्रक्स ऑफ द मैटर है वो तो कॉन्फिडेंशियल है, जो कि वहां के उच्चाधिकारियों को, उन कंट्रीज की लीडरशिप को दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, जो सबूत दिखाए जा रहे हैं। और उसके बाद मतलब मुझे लगता है इंटायर वर्ल्ड इज ऑफ द ओपिनियन दैट पाकिस्तान इज अ टेररिस्ट कंट्री। ये एक टेररिस्ट कंट्री है पाकिस्तान। और देखिए, जैसे कि हमने देखा कि आज पूरी तरीके से सोशल मीडिया के जरिए, इंटरनेट के जरिए पूरी दुनिया जुड़ी हुई है। तो जो पाकिस्तान कर रहा है भारत के प्रति, जिस तरह का वो जिहाद फैला रहा है, और जो बलोचों के प्रति, क्योंकि हमारे बलोच भाई साथ में बैठे हैं इसलिए मैं स्पेशल मेंशन करना चाहूंगा, और मैं उनको भी ये बताना चाहूंगा कि जब आप नहीं भी पैनल में होते थे तो सुदर्शन चैनल में हम लोग बैठ करके बलोचों के बारे में बात करते थे, और जो बलोच कर रहे थे इस दौरान, जिस तरह से बलोचों का जंगजू चेहरा हमने देखा, जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान के कई इलाकों पे अपनी जो उन्होंने मिल्कियत कायम की वहां पर, वो हम लोग डिस्कस करते थे। तो बलोचों के साथ जो ये अत्याचार कर रहे हैं, ये सारी दुनिया आज देख रही है। मैं ये मानता हूं कि भारत की पूरी आवाम बलूचिस्तान के साथ खड़ी है, और भारत के मीडिया को थोड़ा और इसमें इंटरेस्ट लेना चाहिए। भारत की सरकार को गवर्नमेंट इन एक्साइल, जो बलूचिस्तान की गवर्नमेंट इन एक्साइल है, उसकी एक एम्बेसी अपने यहाँ खोलने का भी प्रयत्न करना चाहिए। मुझे पूरा यकीन है कि ये जल्दी ही ये अटेम्प्ट भी होगा। जैसे कि लावनी जी, आपने देखा कि हमने जो भी डिस्कस किया वो हुआ, तो मैं जानता हूं ये भी आने वाले कुछ महीनों में ये काम भी होने वाला है। और मुझे लगता है कि जो जितना अत्याचार बलोचों के प्रति पाकिस्तान ने किया है, वो सारे कुकर्म पापकर्म उनके आ रहे हैं। और 2028 में जब बलूचिस्तान की मिट्टी से सोना निकालने वाली रेकोडिक जो खदान है, वो जब प्रोडक्शन शुरू करेगी, तो मुझे लगता है उस प्रोडक्शन का जो 6-7 लाख करोड़ रुपए जो आएंगे, वो बलोचों के हिस्से में आएंगे, आजाद बलूचिस्तान के हिस्से में आएंगे। और शायद मैं और जनरल माथुर सर वहां बैठ करके उस आजाद बलूचिस्तान के फ्लैग को सल्यूट भी कर रहे होंगे। तो भारत पूरी तरह से साथ है। कोई भी आतंकवाद से ग्रसित, इनके जिहाद से ग्रसित कोई भी कम्युनिटी, हम उनके साथ है। और बलोच तो हमारे भाई हैं, यानी बलोचों से हमारा रिश्ता कोई आज का नहीं है। तो हम ये मान के चले कि ये जो लास्ट ब्लो थी पाकिस्तान के अस्तित्व पे, वो वाला फेज चल रहा है, ये लास्ट ब्लो का फेज चल रहा है। अगर पाकिस्तान नहीं सुधरा, नहीं संभला, तो हम बहुत जल्दी ही हम देखेंगे कि पाकिस्तान हिस्ट्री में पढ़ाया जाएगा कि इस नाम का एक देश हुआ करता था जो 70-80 साल एग्जिस्ट किया। आप बात जब इस तरीके की आती है तो निश्चित रूप से जो रगों का खून होता है वो और तेजी के साथ दौड़ने लगता है, वो जोश बहुत ज्यादा हो जाता है। लेकिन सवाल ये है कि करने का जो एक तरीका है, क्या करना है, उसमें तेजी लाने का तरीका। मेहरान साहब देखिए, यहाँ पर सभी तैयार हैं आपके साथ आकर कॉफी पीने के लिए, सभी तैयार हैं, क्योंकि बलोच को लेकर जिस तरह से भारत का रुख रहा है, बलूचियों को लेकर और बलोच की आजादी को लेकर, सवाल ये अब ये बड़ा है कि आप लोग भारतीय सरकार से क्या एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं इस वक्त, ऐसे समय में जब हम ये कह रहे हो कि ऑपरेशन सिंदूर, इस पर सिर्फ विराम लगा है, ये खत्म नहीं हुआ है। आप क्या चाहते हैं भारत सरकार से?
मुझे लगता है शायद मेहरान मरी साहब अभी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही, मैं कनेक्ट करती हूँ उनको दोबारा। लेकिन संजीव जी देखिए, एक बात तो तय है कि हम बार बार अपने स्टैंड पर क्लियर हो रहे हैं। पाकिस्तान को लेकर तो हमने जो स्ट्रैटेजी तैयार की है हम उस पर क्लियर हैं, लेकिन मेरा सवाल इससे थोड़ा सा और एक कदम आगे जाकर है कि केवल पाकिस्तान ही क्यों, स्टैंड पर तो अब हमको चीन को लेकर, तुर्की को लेकर, अजरबैजान को लेकर, तजिकिस्तान जैसे देशों को लेकर, जहां जाकर पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा है, इन देशों को लेकर भी अपना स्टैंड क्लियर करना होगा। संजीव जी, देखिए भारत का जो अप्रोच है वो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो पाकिस्तान के साथ जो उसके एक दो जो तथाकथित जो उसके मित्र हैं उनका संदर्भ हो, उसमें भी हमारा जो स्टैंड है वो बहुत ही अब क्लैरिटी के साथ सामने आ रहा है। अभी भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो राष्ट्र के नाम संबोधन दिया था, उसमें उन्होंने एक न्यू नॉर्मल की बात कही थी। और उस न्यू नॉर्मल में एक बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा था कि अब आने वाले समय में ये जो नया भारत है वो आतंकवादियों में और आतंकवाद के पनाहगारों में कोई भेद नहीं करेगा। यानी कि ऐसे सभी जो तंजीमें जो कि और ऐसे एस्टेब्लिशमेंट्स जो कि आतंकवाद को सपोर्ट करने का कार्य करेंगे, उनके खिलाफ भी भारत सख्त से सख्त कदम उठाएगा। और जाहिर है कि पाकिस्तान के जो एस्टेब्लिशमेंट के द्वारा जहां कहीं से भी उसकी आतंकवादी गतिविधियों में कोई अगर सपोर्ट मिलने के हमें प्रमाण मिलते हैं तो भारत जाहिर है कि उनके खिलाफ भी कड़े कदम उठाएगा। अभी हाल के समय में हमने ये आपने देखा है कि हमारी जो सरकार ने यद्यपि कि टर्की के साथ जो एक कोई ऐसा संबंध विच्छेद जैसी स्थितियां नहीं की हैं, लेकिन संकेत अवश्य दिए हैं। जिस तरीके से एक सेलेबी नामक जो एयरपोर्ट्स पे ग्राउंड मैनेजमेंट को करने वाली जो एक बड़ी कंपनी थी, उसके सिक्योरिटी क्लियरेंस को जिस तरीके से रद्द किया गया, और अनेक तरीके के ऐसे संकेत भारत दे रहा है कि यदि टर्की इसी तरीके से पाकिस्तान को उसके आतंकी कृत्यों में अगर वो मदद करने का कार्य करेगा, भारत के खिलाफ जाकर के टर्की यदि पाकिस्तान का साथ देगा, तो ऐसे में टर्की को इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो बड़े तौर पर भी भुगतने पड़ सकते हैं। तो जो हमारा स्टैंड लावनी जी वर्तमान समय में ये है, और जैसा कि मैं माथुर साहब से बिल्कुल सहमत हूं कि हमारी जो नीतियां हैं अब वो प्रोएक्टिव हैं, उसमें वो धारदार नीतियां हैं। उसमें जाहिर है कि हम एक रिस्पॉन्सिबल तरीके से प्रोएक्टिव तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, और हमारा जो अप्रोच है वो एक बहुत ही क्रेडिबल अप्रोच है। एग्रेशन, मैं भी एग्रेशन शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा, क्योंकि एग्रेसर अगर कोई है तो वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान सारे एग्रेशन करता है। हम तो जो कार्रवाइयां करते हैं वो एक रिस्पॉन्सिबल प्रोएक्टिव तरीके से और एक रिस्पॉन्सिबल और प्रोएक्टिव हम एक्शंस लेते हैं। और प्रधानमंत्री भी कह चुके हैं कि दिमाग ठंडा है लेकिन खून गर्म है, कुछ इसी अंदाज में ये बातें हैं। लेकिन एक चीज जो मेरा प्रश्न, इसलिए ये प्रश्न मैंने किया था माथुर साहब, इसलिए मैंने ये प्रश्न किया कि एक तरफ तो हम बार बार यूएन में जब जाते हैं और चाइना का हम वीटो देखते आए हैं कि किस तरीके से उसने तो मसूद अजहर के नाम पर भी क्या किया था, ये सारी चीजें क्लियर है। और अब जो नई खबर आ रही है कि यूएन को टक्कर देने के लिए चाइना कुछ 28-30 देशों को मिलाकर एक संगठन तैयार कर रहा है। तो इस तरीके की अगर परिस्थिति हो तो वैसी परिस्थिति में हमारा स्टैंड क्या होगा, क्योंकि फिर तो 2 मोर्चे तैयार हो रहे हैं। देखिए, हम लोग 2 मोर्चों पे मेरा यह मानना है कि हमारी विदेश नीति जो है वो बहुत सशक्त हो चुकी है। आज की परिस्थिति में, आज की तारीख में भारत की विदेश नीति का लोहा पूरी दुनिया मानती है। किस प्रकार से, देखिए 2-3 उदाहरण है, मैं कई जगह इस बात के बारे में बात कर चुका हूं। उदाहरण ये है कि आप दूसरा एक प्रधानमंत्री बता दें किसी भी देश का, अमेरिका, चाइना उसमें शामिल है, जो कि जुलाई में मॉस्को जा सकता है, अगस्त में कीव जा सकता है, फिर पेरिस जा सकता है, फिर वॉशिंगटन जा सकता है, और फिर वापस आकर के यहाँ पर बातचीत कर सकता है, इजराइल से भी बात कर सकता है, गाजा से भी, फलस्तीनियों को भी मानवीय सहायता पहुंचा सकता है। वो ये जो चीज है इसको दुनिया देख रही है। आज की तारीख, आज की परिस्थिति में पूरी दुनिया को इसके बारे में पता है। अब चीन, हर आदमी चाहता है, हर देश चाहता है, लेकिन पाकिस्तान, चीन जो है उसमें पाकिस्तान में मेरे हिसाब से बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। पाकिस्तान में उसका अपना एजेंडा है, वो पाकिस्तान को इस्तेमाल कर रहा है।
और वो पाकिस्तान को इस्तेमाल कर रहा है बलूचिस्तान के मिनरल्स के लिए, और जो वहीं से एक रास्ता वो निकालेगा अफगानिस्तान के लिए। अब उन्होंने वो खुल के भी सामने आ गए हैं, बात मैंने काफी पहले कही थी कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं उस पर भी चीन की नजर है। तो ये उसका इंटरेस्ट है, उसका वो कोई भी अपना संगठन तैयार कर ले। कई सारे संगठन आज की दुनिया में चल रहे हैं, हम भी उन कई संगठनों के हिस्से हैं, हम ग्लोबल साउथ की आवाज हैं। देखिए भारत का भी बहुत जबरदस्त आज की तारीख में दुनिया में होल्ड है, वो ग्लोबल साउथ की यूनानिमस आवाज है। हमारे कहने पर G20 में अफ्रीकन यूनियन को 55 देशों को एक मुश्त शामिल किया गया है। वो कोई तमाशा छोटा खेल नहीं है। हमने ग्लोबल साउथ एक बात और बताता हूँ, एक और प्लीज वन मोर थिंग, पहले जब हमने श्रीनगर में G20 की एक मीटिंग करी तो तुर्की जैसे देश ने पहले कहा कि नहीं वो डिस्प्यूटेड वगैरह है, उसके बाद वो नाक रगड़ते हुए वहां आए और तुर्की ने वो G20 की मीटिंग वहां पर अटेंड करी है। तो ये भारत की विदेश नीति की शक्ति दर्शाता है। बिल्कुल, भारत की विदेश नीति की शक्ति हर जगह देखने को मिल रही है। और क्योंकि मेहरान साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मेहरान साहब आपका कनेक्शन उस वक्त कट गया था, हम सब ये बात कर रहे थे कि बहुत जल्द आपके साथ कॉफी पिएंगे, और जिस तरीके की बलूच के पाकिस्तान में बलूचों की आजादी की जो आवाज उठ खड़ी हुई है, हम चाहते हैं कि एक पॉजिटिव तस्वीर बहुत जल्द आए। लेकिन भारत सरकार से, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर इस वक्त जारी है, सिर्फ पॉज बटन है, ऐसी स्थिति में आप भारत सरकार से, भारत से क्या उम्मीद रखते हैं? मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा शायद आज नेटवर्क इशू हो रहा है मेहरान साहब के साथ, लेकिन उनकी जो मुस्कुराहट थी वो बहुत पॉजिटिव थी। पुष्कर द्विवेदी जी, चलते चलते बहुत जो ये परिस्थिति बन रही है, परिस्थिति आगे क्या कहने वाली है? अभी तो मॉक ड्रिल भी हो गया, वहां घबराहट, आज पता नहीं रात में सोएंगे कि नहीं सोएंगे, ये भी बड़ा सवाल है। कहीं ऐसा ना हो कि रात में भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें। पुष्कर द्विवेदी जी, देखिए जो आपने पहले जो प्रश्न किया था माथुर सर से, उसमें इस प्रश्न का भी उत्तर है कि जो कराने वाला है वो चीन है, और आगे की परिस्थितियां क्या होंगी हम ये सोचें कि चीन एक वैम्पायर है, और वो जिसके खून पे आज जी रहा है वो पाकिस्तान है, यानी भारत के संदर्भ में। तो आगे चल के पाकिस्तान को जो चीन शय दे रहा है, डेफिनेटली पाकिस्तान की तरबियत ऐसी है, वो इस तरीके से हमने उसको लॉक किया हुआ है चारों दिशाओं से, यानी डिप्लोमेटिकली, मिलिट्रीली, और पूरे वर्ल्ड में जो ग्लोबली हमने जो इमेज बिल्डिंग करी है उसकी, पाकिस्तान की, उसकी जो सही इमेज को हम लेकर के सामने आए हैं, उसकी वजह से वो पूरी तरीके से लॉक्ड है। जैसे एक पहलवान जमीन पे चित होकर लॉक हो जाता है, वो पूरी तरह से लॉक हो चुका है। लेकिन हाँ, अब कहीं वो अनलॉक ना हो जाए, इसके लिए भी तो हमें कुछ कदम उठाने होंगे, यही महत्वपूर्ण था। थैंक यू सो मच जेंटलमैन, आप सभी हमारे साथ जुड़े। समय मुझे बस इतनी ही अनुमति दे रहा है, लेकिन इतना जरूर है, बातचीत का ये सफर अभी आगे जारी रहेगा, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर जारी है तो पाकिस्तान का ये खौफ भी जारी रहना चाहिए। और जब ये खौफ जारी रहेगा तो यकीन मानिए कि भारत ने आतंकवाद के समूल विनाश का जो संकल्प लिया है, जो प्रण लिया है, वो एक दिन जरूर पूरा होगा। इसी उम्मीद के साथ रण क्षेत्र में अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय